प्रोग्राम वकील आपका। और हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और हमारे साथ स्टूडियो में शिवानी जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट शिवानी जी आपका भी। थैंक यू सो मच। और आज हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि घरेलू हिंसा को लेकर क्या कुछ कानून है, महिलाओं पर अगर कोई हिंसा करता है तो उसको लेकर क्या कुछ कानून है। आज हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वकील साहब जी, पहला सवाल आपसे, क्या घरेलू हिंसा में पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा चल सकता है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के आने के बाद से जो घरेलू हिंसा की परिभाषा है वो सेक्शन 3 में डिस्क्राइब की गई है। उस डिफिनेशन में घरेलू हिंसा क्या होती है इसको परिभाषित किया गया है। कोई भी डोमेस्टिक रिलेशन में यदि हिंसात्मक व्यवहार होता है तो वहां पर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होती है। धारा 13 में जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार कोई भी विवाहित कपल, महिला किसी अपने पति के साथ संयुक्त परिवार में या एकल रूप से निवास कर रही है और वहाँ पे जो परिवारी जन हैं उनके द्वारा यदि उसको प्रताड़ित किया जाता है किसी भी बात को लेकर के, चाहे वो दहेज की मांग को लेकर के हो, चाहे व्यवहारिक जीवन को लेकर के हो, ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत उस महिला द्वारा परिवार प्रस्तुत करते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जा सकती है जो उसको प्रताड़ित और पीड़ित करते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिपादित सिद्धांत ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने दिया, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये सारे फैक्ट को मेंशन करते हुए अपनी ओपिनियन दी और ये कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई केस दर्ज होता है तो उसमें सामान्य परिस्थितियां हैं, उनको छोड़कर विषम परिस्थितियों को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो पूरे परिवार को परिवाद में आरोपित कर देना विधियोचित नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने अपने प्रतिपादित सिद्धांत में एक केस का हवाला देते हुए ये कहा कि जो विवाहित महिला है वो अपने पति के साथ विवाह होने के बाद आई और आने के बाद पति को लेकर के वो अन्यत्र घर में रहने लगी। ऐसी स्थिति में जो उसके परिवार के लोग थे, यानी सास, ससुर, नंद, देवरानी जो भी थे, उन सबको घरेलू हिंसा अधिनियम में विवाद होने के बाद महिला द्वारा आरोपित कर दिया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये उचित नहीं है। विवाह होने के 15 दिन के बाद महिला ने अपने पति के साथ सेपरेशन कर लिया और वो पति के साथ अलग रहती रही, जहां पर परिवार का कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं रहा। तो यहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशन जो कुछ समय के लिए स्थापित हुए और फिर उनमें डिजर्सन हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो मानसिक, सामाजिक या आर्थिक प्रताड़ना का प्रश्न है वो परिवारीजन की तरफ से नहीं होना चाहिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 482 के अंतर्गत जो पिटीशन थी, जो रिट थी, उस रिट में बाकी लोगों के सबमिनिंग ऑर्डर को क्वैश कर दिया पति को छोड़कर। और इसी बीच हमारे साथ अशोक कानपुर से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ मैम, मैं वकील साहब से प्रश्न। हेलो जी जी अशोक, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मेरे वकील साहब से प्रश्न ये है मेरा कि मेरे पर एक 138 NIA का मुकदमा एक व्यक्ति ने कर रखा है। हेलो जी अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न पूरा करिए। मैम, क्या घरेलू हिंसा से प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं, सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जो भी विषय कानून से संबंधित है उस पर। 2005 में मेरे ऊपर एक व्यक्ति ने प्रदीप सचान पुत्र सियाराम सचान बन के एक 138 NIA एक्ट का मुकदमा कर रखा है जी। और सर वो अपील में, ट्रायल में मैं उसमें प्रूफ दे नहीं पाया, तो क्या सर अपील में मेरे दिए गए प्रूफ एक्सेप्ट किए जाएंगे सर? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट का प्रतिपादित सिद्धांत है 2012 का इस विषय पर, यदि आपके कोई ऐसे तथ्यात्मक साक्ष्य जो छूट गए हैं ट्रायल के दरमियान और आप द्वारा प्रेजेंट नहीं किया सके हैं और अपील प्रस्तुत करने के बाद उन साक्ष्यों का आपको भान हुआ है, यानी आपको ज्ञान हो गया है, तो आप उन साक्ष्यों को ऑनरेबल अपीलेट कोर्ट के समक्ष दे सकते हैं और अपीलेट कोर्ट उन एविडेंस को कॉग्निजेंस लेते हुए केस के रिमांड के लिए आदेश कर सकती है। अर्थात जो अपील है उस अपील में लोअर कोर्ट को पुनः उन विषय पर सुनने के लिए निर्देशित कर सकती है। तो आपके जो भी एडिशनल फैक्ट है जिससे आपको लगता है कि आपके 138 के केस में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका डिफेंस स्ट्रांग है और आपको लगता है कि आप उस केस में बाइज्जत बरी हो सकते हैं या देनदारी से बच सकते हैं, तो आपको अपने जो भी एविडेंसेज हैं उनको अपीलेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लीगल राइट है।
कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कानून संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो आप फोन कर सकते हैं, वकील साहब आपको जवाब देंगे। और अगला सवाल आपसे है सर कि घरेलू हिंसा अधिनियम में प्रक्रिया क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 3 की डिफिनीशन, उस डिफिनीशन में डोमेस्टिक रिलेशन होने के बाद जो हिंसात्मक कृत्य होते हैं किसी के साथ भी, वो पत्नी के साथ हो सकते हैं, वो पति के साथ भी हो सकते हैं, तो उनसे बचाव का, उस पर जिसने पीड़ा दी है उसके खिलाफ दंड के प्रोविजंस हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में परिवाद प्रस्तुत होता है, उस परिवाद में सेक्शन 12 के अंतर्गत सारे कंप्लेंट के फैक्ट्स जो हैं लिखते हुए परिवाद ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। कोर्ट डीपीओ की रिपोर्ट उस सब्जेक्ट मैटर पर मंगाती है कि वास्तविकता में जिसके खिलाफ ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड करने के लिए कंप्लेंट प्रस्तुत की गई है, क्या ये जेन्युइन मामला है, क्या ये वास्तविकता में सुने जाने योग्य है। तो ऑनरेबल कोर्ट जब डीपीओ को निर्देशित करते हैं तो डीपीओ उसमें सेकेंड पार्टी को, जो भी केस में विपक्षी होते हैं, उनको नोटिस जारी करते हैं और नोटिस जारी करने के बाद उनको अपने समक्ष बुला के उनसे उस विषय वस्तु पर बात करते हैं। साथ ही साथ जिसने शिकायत की है उसको भी डीपीओ के समक्ष जाना होता है और अपने बयानों को दर्ज कराना होता है। दोनों पक्षों के बयानों को दर्ज करने के बाद डीपीओ को यदि ऐसा लगता है कि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग को प्रोसीड किया जाना चाहिए, तो वो अपनी एक रिपोर्ट, जो भी बयान हुए हैं दोनों पक्षों के, उनके साथ में न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर देती हैं और न्यायालय फिर सेक्शन 12 में कॉग्निजेंस लेते हुए सेकेंड पार्टी को समन करते हैं। उसमें जवाब दाखिल होने का, एविडेंसेस प्रेजेंट होने का जो प्रक्रिया है ट्रायल के चलने की, उस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो केस करने वाली पीड़िता है उसको रहने के लिए छत मिल सकती है, इस एक्ट में ये प्रोविजंस हैं। उसको अपने भरण पोषण के लिए राशि मिल सकती है, उसमें ये प्रोविजंस हैं। उसको अपने जीवन निर्वहन के लिए एक मुश्त राशि यदि प्राप्त करनी है तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 12, 18, 90, 20, 21, 22 के जो प्रोविजंस हैं उसका बेनिफिट कोई भी पीड़िता डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराकर प्राप्त कर सकती है। जी बिल्कुल वकील साहब। और हमारे साथ इसी बीच राम कुमार है, मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। देखिए, मैं जो है ना, मेरी बेटी है छोटी जी, उसकी शादी मैंने एक इंजीनियर से की थी, पूना में है वो जी, शिवपुरी जिले में उसका मकान है, उसकी माँ रहती है जी, और उसकी 3 बहनें और बहने हुए हैं। वो सब लोग मिलकर से वन साइडेड एक तरफा तलाक का मामला उन्होंने लगा दिया है देवास कोर्ट में जी। और 7 साल हो गए हैं शादी को। मेरी बेटी को 6 साल का बच्चा भी है जी। आपका प्रश्न क्या है राम कुमार जी? मेरा प्रश्न ये है कि वो 2 बार आया नहीं है अभी। उसने खुद प्रकरण लाया है देवास कोर्ट में और आया नहीं है, वो उपस्थित नहीं हुआ जी। और अब अगर वो तीसरी बार नहीं आया तो न्यायालय क्या मदद करेगा मेरी? देखिए, जो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में केस फाइल किया गया है डाइवोर्स का, तलाक का जो वाद दाखिल किया गया है, उसमें यदि वो 2 बार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, यानी जिसने केस दर्ज कराया है वो न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट नहीं हुए, तीसरी बार भी यदि नहीं आते हैं, तो आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी जानी चाहिए कि केस को डिसमिस इन डिफॉल्ट किया जाए, डिसमिस किया जाए। जब आप अपने एप्लीकेशन में ये प्रार्थना करेंगे कि मुकदमे को खारिज किया जाए, तो न्यायालय यदि जो कंप्लेंट करता है उसकी उपस्थिति नहीं होती तो न्यायालय को ये पूर्ण अधिकार है कि उस केस को वो डिसमिस कर सकें, उसको वो निरस्त कर सकें। यदि आप ये चाहते हैं कि डाइवोर्स का केस निरस्त हो, और अगर ये आप चाहते हैं कि डाइवोर्स की डिक्री आगे हो, यानी तलाक हो, और आप केस को आगे चलाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए प्रोसीड करते हुए न्यायालय से ये भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप केस को खारिज कराना चाहते हैं या केस को आगे ट्रायल उसका चलाना चाहते हैं। राम कुमार जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कानपुर से राम गोपाल जी जुड़ चुके हैं। राम गोपाल जी, अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। मैडम जी, वकील साहब से ये बात करनी थी जी। हमारे बाबा लोग 2 भाई थे जी।
2 भाई में एक के बच्चे नहीं है, एक के 6 बच्चे हुए हैं। कि मेरे पिताजी 6 भाई हुए जी और कानपुर में मकान था, जिनके पास बच्चे नहीं थे उन्होंने खरीद के बनाया था जी और उस मकान में हम आके रहने लगे। मेरे पिताजी के 5 भाई लोग बेच डाली जी। और उसमें हम रह रहे हैं मकान में। तो आप क्या चाहते हैं राम गोपाल जी? वकील साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि बाबा की जवानी जो 1965 की है, ये जमीन रह रहे हैं, आज 30 साल हमको रहते हो गया जी और वो जिसने खरीदा तो वो मकान था, उसमें 10 बाई 10 का कमरा, आंगन बरामदा लिखा पढ़ी के हिसाब से जितने में हम रह रहे हैं वो भी अभी लिखा पढ़ी के हिसाब से नहीं है, उसमें आखिर में हिस्सा कर दीजिए हिस्सा। देखिए, आपके जो बाबा की संपत्ति है, आपके पिता 6 भाई हैं, आपके बाबा 2 भाई थे, एक भाई अविवाहित थे, तो उनकी जो संपत्ति है वो आप लोगों पर उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित हो जाती है। यानी आपके पिता 6 लोग उस प्रॉपर्टी के को शेयर हो सकते हैं, सह मालिक हो सकते हैं। आप उस जगह पर रह रहे हैं और आपके जो 5 शेयर थे पिताजी के, उन 5 शेयर को अगर विक्रय कर दिया गया और आपका शेयर विक्रय नहीं किया गया है, तो आपके शेयर में आपका वैधानिक अधिकार है कि आपको कोई भी बलपूर्वक आप जहां अध्यासी हैं वहां से बेदखल नहीं कर सकते हैं। आपको न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के उपशम के साथ, यानी टेम्परेरी या परमानेंट इंजंक्शन के रिलीफ के साथ एक केस फाइल करना चाहिए और उसमें अपने हिस्से को, आपके बाबा की संपत्ति जिस पर आप काबिज हैं, जिस पर आपका वैधानिक अधिकार है, उसके संरक्षण के लिए आपको रिलीफ लिखना चाहिए कि हमें हमारे हिस्से का सुनिश्चय कर दिया जाए। और उसका कोर्ट जब डिक्लेरेशन कर देती है, उद्घोषणा कर देती है, तो आपको आपके हिस्से का मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। इस बीच में यदि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा जो दूसरे मालिकान हैं उनसे यदि परचेज कर ली जाती है प्रॉपर्टी को, अनडिवाइडेड या डिवाइडेड जैसे भी, तो वैसी स्थिति में वो आपको इजेक्टमेंट का, आपके बेदखली की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पक्ष में कोर्ट का स्टे का आदेश होगा। साथ ही साथ यदि आप मालिकाना हक अपना घोषित करा लेते हैं तो आप वहां के पूर्ण मालिक हो जाएंगे, जिसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ दीपा जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, अपना प्रश्न कर सकती हैं आप। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक मैरिड वुमन हूँ और मेरा 7 साल का बच्चा है जी। मेरे हस्बैंड सूर्यकांत भार्गव ने 7-8 महीने पहले मुझे डाइवोर्स फाइल किया है जी। और वो 2 डेट्स पे खुद ही डाइवोर्स फाइल करके वो खुद ही प्रेजेंस में हुए हैं। तो अभी मेरा जो 3 तारीख है, मैं तलाक नहीं चाहती हूँ, मेरा बच्चा है एक्चुअली, तो अभी मुझे आप क्या एडवाइस करेंगे? गीता जी, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के जो पिटीशन ऑनरेबल कोर्ट में है उसमें आप डिफेंडेंट हैं, आपके हस्बैंड ने केस फाइल किया है और आप यदि डाइवोर्स नहीं चाहती हैं तो आपको 3rd डेट में यदि हस्बैंड की अपीयरेंस नहीं होती है तो ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो जो केस है उसको डिसमिस कर दें। ऑनरेबल कोर्ट आपके द्वारा की गई प्रेयर के आधार पे केस को डिसमिस कर सकते हैं। और यदि आप मौखिक बात यानी ओरल आप अपने फैक्ट को प्रेजेंट नहीं कर सकती हैं या आपके एडवोकेट नहीं कर सकते हैं तो आपको एक रिटर्न में कंप्लेंट यानी रिटर्न में एक एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट को देनी चाहिए और उस एप्लीकेशन में लिखना चाहिए कि जो वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं वो पिछले 2 तिथियों पर न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं, आज तीसरी तिथि है, आज भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए वाद को निरस्त किया जाए। तो निश्चित रूप से आपके प्रार्थना पत्र पर न्यायालय कॉग्निजेंस लेते हुए जो रेलिवेंट ऑर्डर है वो पास करेगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कानून से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। वकील साहब जी, क्या कोई मुकदमा जहां महिला रहती है वहां होना चाहिए? देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रतिपादित सिद्धांत है उसके अनुसार बहुत स्पष्ट विधि व्यवस्था आ गई है इस संबंध में। कोई भी घरेलू हिंसा का मामला है, कोई भी पारिवारिक विवाद का मामला है, कोई भी मेट्रोमोरियल मैटर्स हैं जो अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पर दर्ज हो सकते हैं या कराए जा सकते हैं,
उनको जहां पर पीड़िता यानी जहां पर महिला रहती है उस जिले के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वाद को, मुकदमे को हस्तांतरित कराने के पूर्ण विवेकाधिकार ऑनरेबल कोर्ट के पास है, पूर्ण क्षेत्राधिकार न्यायालय के पास है और पूर्ण अधिकार पीड़िता के पास भी है। ये ऑनरेबल कोर्ट ने अपने प्रतिपादित सिद्धांत में वर्णित किया है। यदि एक जिले जहां पर महिला रह रही है, महिला की ससुराल और मायका दो जगह होती हैं जहां पर वो अपने केस को दर्ज करा सकते हैं। यदि वो ससुराल में नहीं अपने मायके में है तो मायके का जो क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार वाले ऑनरेबल कोर्ट में अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। यदि ससुराली पक्ष द्वारा अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस दर्ज कराया गया है महिला के खिलाफ तो वो ऑनरेबल कोर्ट में सेक्शन 24 के अंतर्गत एप्लीकेशन देके केस को ट्रांसफ़र करने की बात कर सकते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 24 में जो पिटीशन फाइल होगी उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट को चेंज करने की या जहां वो रहती हैं वहां पर केस को ट्रांसफ़र करने की प्रयास कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट को यह राइट है कि वो केस जहां महिला रहती है वहां पर वो ट्रांसफ़र कर सके फॉर द ट्रायल। इसी प्रकार यदि स्टेट अलग अलग हैं, उदाहरण के तौर पर कोई केस हरियाणा में किया गया है और जो पीड़िता है वो मध्य प्रदेश में रहती हैं तो उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेक्शन 25 के अंतर्गत अपनी पिटीशन फाइल करनी चाहिए और उस पिटीशन में वो जो नेचुरल फैक्ट हैं, नेचुरल और रियल फैक्ट हैं, उनको न्यायालय के समक्ष रखते हुए जेन्युइनिटी को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम मध्य प्रदेश में केस को क्यों हस्तांतरित कराना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस केस को उस स्टेट से मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र करने के डायरेक्टिव्स दे सकते हैं। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो अभी प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान में आए हैं उसके अनुसार पीड़िता यानी महिला जहां रहती है वहां पर अपने केस को स्थानांतरित करा सकती है। और इसी बीच हमारे साथ हनुमंत मुंबई से जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। हनुमंत, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हनुमंत, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ बेअन तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। बेअन तिवारी जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो, मेरा चेक बाउंस का मामला है और वो अगली वाली पार्टी हाजिर नहीं हो रही है। कई बार सम्मन गए थे, एक बार उसने कह दिया कि घर बेच के निकल गए और अगली पार्टी जो है हाजिर नहीं हो रही। बेअन तिवारी जी, आपने 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत जो परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें यदि एक्यूज पर्सन जिसने आपको चेक दी थी वो हाजिर नहीं हो रहे हैं तो आपको जो उनका एक्चुअल एड्रेस है जिस पर उनके रहने की बात आपको जानकारी में आए उस एड्रेस को न्यायालय के समक्ष देना चाहिए। यदि आप वो नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ये उनके बारे में पता करना चाहिए कि उनका बैंक अकाउंट कहाँ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं। ये सारा यदि आप पता कर लेते हैं तो आपको कोर्ट के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टी, उनके बैंक अकाउंट अटैच कराने के भी अधिकार हैं जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ यदि उनका सही पता आपको नहीं मालूम हो पा रहा है तो ये एक गंभीर विषय है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष आपको सही पता आपके अपने रिसोर्सेज से ढूंढ के प्रस्तुत करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि कोर्ट का कोई भी आदेश जिसकी कंप्लायंस कोर्ट द्वारा कराई जानी है तो वो उस एक्चुअल एड्रेस पे होगी जहां पर एक्यूज रह रहा है। आप कोर्ट से सम्मन जारी कराइए, बेलेबल वारंट जारी कराइए, बेलेबल वारंट के बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी कराइए और नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद ये आपके थाने की पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो एक्यूज पर्सन की तलाश करके उनका जो सही एड्रेस है वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि उसके बाद भी एक्यूज का पता नहीं चल रहा है तो सेक्शन 82, 83 के प्रोविजंस हैं, अर्थात कोर्ट से उनके खिलाफ कुर्की के आदेश भी आप करा सकते हैं। आपके परसुएंस को आप और सपोर्ट करिए, अर्थात आपके परसुएंस को और स्ट्रॉन्ग करते हुए जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसमें सहभागिता करिए, आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिल जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं ओडिशा से। राजेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम क्या है, हमारा 498 वाला केस चल रहा है जी।
हम चाहते हैं कि उसमें जैसे अभी हियरिंग है तो कोरोना के चलते अभी बंद हो गया था, जी। तो नेक्स्ट हियरिंग में वो चाहते हैं कि मतलब आपस में मिल बैठ के बात करके उसको टल टाले। देखिए, आपकी जो सोच है राजेश जी वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जहां पर भी पारिवारिक विवाद हैं उनके लिए प्राथमिक तौर पर यह तय किया है कि आपस में मीडिएशन होके यदि विवाद खत्म होता है तो उसको खत्म कराने के लिए प्राथमिकता न्यायालय को देनी चाहिए, यानी प्रायोरिटी ऑनरेबल कोर्ट की होनी चाहिए कि मीडिएशन करा के केस को रिजॉल्व कराएं। तो आपका केस अगर 498A आईपीसी में आपके खिलाफ दर्ज कराया गया वाइफ की तरफ से और उस केस में आप दोनों लोग कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष जो स्टेटमेंट देने जाएंगी आपकी वाइफ, उस स्टेटमेंट के साथ ही एप्लीकेशन इस बात की भी दे सकती हैं प्रोसिक्यूशन साइड से कि हमें केस में जो भ्रमवश मैंने केस को दर्ज कराया था अब उसमें हमें अग्रिम कोई भी कार्रवाई नहीं करानी है और हम लोग आपस में सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट उस केस की प्रोसीडिंग को वहीं पर रोकते हुए मीडिएशन के लिए आपके केस को रिफर कर देगी। मीडिएशन में जो मीडिएटर हैं वो ऑनरेबल जज हों, ऑनरेबल एडवोकेट हों या जो भी मीडिएटर हों, उनके समक्ष आपकी जब दोनों पक्षों की बात रखी जाएगी तो निश्चित रूप से मीडिएशन से मामला रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि आप ऑनरेबल कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हुए मीडिएशन में मामले को रेफर करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। आप कंप्रोमाइज जो करना चाहते हैं उस कंप्रोमाइज के आधार पे आपका केस निर्णीत हो जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानून से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शिवानी जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि वैवाहिक जीवन में अलग अलग रहने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, जनरली जब दो लोगों में, जो लोग मैरिड होते हैं, जब उन दोनों में किसी तरीके का कोई भी विवाद होता है तो दे जनरली गो फॉर द पिटिशन ऑफ डाइवोर्स। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब आपको डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना होता है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। अभी मैं आज आपको एक सिंपल प्रोसीजर बताना चाहूँगी जो जनरली लोग नहीं जानते हैं अबाउट द जुडिशियल सेपरेशन। दिस प्रोविजन इज स्टेटेड इन द अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जुडिशियल सेपरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज हम ये कह सकते हैं जब किसी भी दो कपल में आफ्टर मैरिज नहीं बनती है या वो नहीं साथ रहना चाहते हैं, तो जैसे कि हम डाइवोर्स की अगर बात करते हैं तो हमें 1 साल तक हम डाइवोर्स का पिटिशन नहीं फाइल कर सकते जब तक किसी कपल की शादी को 1 साल ना हो गया हो। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन हम आफ्टर मैरिज किसी भी स्टेज पे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। जुडिशियल सेपरेशन की जो पिटिशन होती है वो अंडर सेक्शन 10 में हम बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट फाइल करते हैं। ईदर ऑफ द कपल उसको फाइल कर सकता है। किसी भी दो कपल में किसी भी कारण की वजह से अगर उनमें नहीं बनती है तो वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जो कि मैंने आपको टाइम पीरियड बताया। दूसरा, डाइवोर्स का जो हमारा प्रोसीजर है वो बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर है। उसमें चाइल्ड की कस्टडी की भी हम बात करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। लेकिन हम जुडिशियल सेपरेशन की जब बात करते हैं तो अगर शादी के बाद किसी भी कपल को ये लगता है कि वी नीड सम टाइम, हमें कुछ स्पेस चाहिए, हमें कुछ इंडिपेंडेंस चाहिए सेल्फ एनालिसिस के लिए और एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए, तो उनके बीच का जो कोहैबिटेशन होता है वो खत्म हो जाता है। दैट मीन्स दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव विद ईच अदर। वो अंडर द सेम रूफ नहीं रहते, वो डिफरेंट रूफ्स के अंडर रहते हैं, बट दे स्टिल आर कंसीडर्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ। डाइवोर्स पिटिशन में दे आर नॉट कंसीडर्ड एज हस्बैंड वाइफ, बट जब हम इसकी बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशन में, उनके पास जो आइडेंटिटी रहती है वो हस्बैंड वाइफ की रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट आर द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। सबसे पहले हमारा आता है क्रूएलिटी। अगर कोई भी पार्टनर एक दूसरे पार्टनर से इस चीज़ को लेकर के सहमत नहीं है कि वो दूसरा पार्टनर उससे सही तरीके से बात नहीं करता है, बहुत ही क्रूअल नेचर है और वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, तो दिस कैन बी द रीजन फॉर फाइलिंग ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। सेकेंड रीजन मैं बताना चाहूँगी अडल्ट्री। एवरीबडी नोज अडल्ट्री भी इज द रीजन। हाउएवर अभी ये लीगल हो गया है, बट स्टिल अगर कोई पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोई और उसका पार्टनर किसी और के साथ इन अ रिलेशनशिप है, देन ही और शी कैन फाइल फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जैसे फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये जो जुडिशियल सेपरेशन होता है जब भी
जुडिशियल सेपरेशन के लिए सबसे बड़ा होता है कि आपका हिंदू होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट का प्रोविजन है, इसीलिए आपका हिंदू होना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान अपने आप को हिंदू से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता है, उस केस में भी यू कैन फाइल फॉर जुडिशियल सेपरेशन। इंसेनिटी, सेक्शुअल डिजीजेज, रिनंसिएशन ऑफ वर्ड, कोई सारी चीज़ों को छोड़ करके अध्यात्म को अपना लेता है, तो उस केस में भी जो दूसरा पार्टनर है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल कर सकता है। इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे रीजन है, जैसे रेप हो गया, हमारा बाइगमी हो गया, किसी की छोटे उम्र में शादी हो गई जो अब वो अपनी अडल्ट होने के बाद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक दूसरे के साथ अलग होने का सिर्फ ये मतलब होता है कि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें, जो टाइम पीरियड उन्हें कोर्ट प्रोवाइड करती है। डाइवोर्स के पिटिशन में आपको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है, आप किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहते हैं। बट अगर हम जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं तो उसमें आप एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, सिर्फ आप एक दूसरे से अलग रहते हैं और किसी भी तरीके का सेक्शुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी में आपका कोई भी रोल नहीं होता है। अभी इस पिटिशन को CPC के ऑर्डर 7 रूल 1 में इसका बहुत इस पिटिशन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से इस पिटिशन को फाइल किया जाता है। आपका मैरिज की डेट और प्लेस उसमें मेंशन होनी चाहिए। आपका स्टेटस, आपने एफिडेविट के थ्रू अपना रिलीजन का स्टेटस हिंदू दिया होना चाहिए। आपकी कोई फर्दर लिटिगेशन चल रही हो तो उसका भी स्टेटस आपको मेंशन करना है। दोनों पार्टीज का नेम, एड्रेस, द रेजिडेंशियल एड्रेस, एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन। अभी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में मैं ये कहना चाहूँगी कि जुडिशियल सेपरेशन के दौरान कोई भी दूसरा पार्टनर रीमैरी नहीं कर सकता। उसका रीमैरिज अगर होता है तो ही विल बी गिल्टी ऑफ बाइगमी। आप एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। आप एक दूसरे, दैट मीन्स आपके बीच का कोई कोहैबिटेशन पीरियड एंड हो जाता है उस टाइम के लिए। किसी भी तरीके की कोई भी आप एक दूसरे की प्रॉपर्टी में आप, जैसे अगर सपोज 2 लोगों के भी जुडिशियल सेपरेशन फाइल्ड है तो उनको चाइल्ड का जो कस्टडी है वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न भी क्योंकि दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जनरली अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जनरल लॉज के अकॉर्डिंग जो जुडिशियल सेपरेशन का टाइम होता है दैट इज़ 1 ईयर। अगर हम डाइवोर्स, इंडियन डाइवोर्स एक्ट की बात करते हैं तो उसके हिसाब से 2 साल होता है। तो जनरली कपल्स को डाइवोर्स पिटिशन फाइल करने से पहले हमेशा जुडिशियल सेपरेशन की प्रक्रिया में जाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वो उनकी चीज़ों को रिजॉल्व कर दे और एक बेटर रिजल्ट सामने आए। थैंक यू। बिल्कुल शिवानी जी, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहन है बिहार से। मोहन जी, अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। मोहन जी, अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ कृष्ण लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और यदि कानून से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप वो प्रश्न कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सतत पहल द्वारा आज जो कचरा और कृषि अपशिष्ट है वो कल गाड़ियों में फ्यूल बनकर दौड़ेगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, रोजगारों का सृजन होगा, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा, पर्यावरण होगा स्वच्छ और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सक्षम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल, PCRA एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं।
तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम वकील आपका में। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। शिवानी जी, अगला प्रश्न आपसे है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ संतोष ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। संतोष जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैम नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैम मैं कैटरिंग का वर्क करता हूँ, तो उसमें क्या है मैम, मैं बाहर रहता था बड़ौदा गुजरात में, वहाँ पे कैटरिंग का काम करता था। तो मैंने कुछ सेविंग इकट्ठी की थी, तो सेविंग मेरी यस बैंक के। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है संतोष जी, अपना प्रश्न पूरा करिए। मैम तो मैंने कुछ सेविंग इकट्ठी की थी, वो यस बैंक के अकाउंट में थी, तो उसको मैंने मैम एक एफडी के रूप में कन्वर्ट कराने के लिए उनसे कहा, तो उन्होंने मेरी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी बना दी है जी। तो वो पैसा अब जब मैंने उनको, मेरे को मालूम चला, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये खत्म कीजिए, मैं ये कोई पॉलिसी चलाना नहीं चाहता। उनने 8 ईयर के लिए बना दिया, 1 साल पर ईयर के हिसाब से। वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना पैसा मैं नहीं भर सकता, तो इसके बारे में कोई सलाह हो तो आप दीजिए। देखिए, आपने जो अपने द्वारा किए गए कार्य से पैसे को इकट्ठा किया और उसको बैंक में आपने जमा किया। बैंक में जमा करने के बाद यदि बैंक मैनेजर या किसी अन्य एम्प्लॉय ने आपके विश्वास को तोड़ा है, यानी आपने पैसा जिस उद्देश्य के लिए जमा किया था और आपने उनसे ये अनुरोध किया कि आपके पैसे की एफडीआर कर दी जाए, तो निश्चित रूप से आपको भी जागरूक होना चाहिए था और बैंक के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी आपको सहयोग करते हुए एफडीआर करनी चाहिए थी। बावजूद इसके यदि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में उस मनी को ट्रांसफ़र कर दिया है और आपकी उसमें कोई कंसेंट नहीं थी, यानी सहमति नहीं थी, तो निश्चित रूप से ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और आपके साथ जो आप उपभोक्ता हैं, आपके साथ में बैंक द्वारा जो उचित व्यवहार नहीं किया गया है, इसके लिए आप उपभोक्ता फोरम में इस मैटर को लेके परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक के खिलाफ आप लीगल प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं। अभी प्रायर स्टेज पे आप बैंक को एक नोटिस दीजिए इस बात का कि आपने ये गलत तरीके से दूसरी योजना में मेरे पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया है जिसमें मेरी कोई भी सहमति नहीं है। मेरा अनुरोध ये है कि जो हमारा पैसा था उस पैसे को एफडीआर के रूप में परिवर्तित किया जाए। आपके एक लीगल नोटिस देने से बैंक के अधिकारी आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। संतोष जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राधे लाल जी जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। राधे लाल जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। बोल रहा हूँ। हाँ जी, हेलो जी राधे लाल जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ तो हेलो राधे लाल जी, सबसे पहले तो अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। अच्छा जी, अच्छा। हेलो राधे लाल जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं राधे लाल बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। जी राधे लाल जी, प्रश्न। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे लड़के की बहू ने मारपीट करके मुझे घर से निकल दिया है, क्या वो जबरदस्ती हमारे खरीदे हुए घर में रह सकती है? देखिए राधे लाल जी, इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय का अभी प्रतिपादित सिद्धांत आया है और बहुत इसमें क्लियर लॉ है। जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके द्वारा खरीदे गए घर में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं रह सकता है, लेकिन आपको ऑनरेबल एसडीएम ऑनरेबल डीएम के समक्ष अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अधिनियम है उसके अंतर्गत एसडीएम को और डीएम को इस बात के लिए पूर्ण वैधानिक क्षेत्राधिकार हैं
कि वो आपके परिवार पर आपकी मदद करते हुए जो आप चाहते हैं उसका उपशम आपको प्रदान करें। कोई भी बलपूर्वक आपको डरा धमका के आपके द्वारा खरीदे गए घर में निवास नहीं कर सकता है। आपकी सहमति से ही कोई आपके घर में निवास कर सकता है, चाहे वो आपका पुत्र हो चाहे पुत्रवधू हो। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधेलाल जी। और हमारे साथ विकास कानपुर से जुड़ चुके हैं। विकास, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मैं विकास द्विवेदी बोल रहा हूँ कानपुर से जी। एक्चुअली हमारे बच्चे ने जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें लेक्चरर का जो पद होता है वो चयन बोर्ड ने उनको आवंटित किया है जी, लेकिन एक ही विद्यालय में 2 लोगों को उन्होंने भेज दिया है, तो वो दोबारा इस तरह से उनको जगह नहीं मिल पा रही है, वहां पर ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे। तो क्या न्यायालय के द्वारा इस तरह से इसमें क्या कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, माध्यमिक शिक्षा में जिस तरीके से आपके बच्चे की नियुक्ति हुई, तो नियुक्ति होने की एक लीगल प्रोसीडिंग्स है जिसको डिपार्टमेंट द्वारा कंप्लीट किया गया। आपके बच्चे को यदि योगदान देने का अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट फाइल करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। जो सर्विस रूल्स, जो सर्विस मैनुअल्स और जो सर्विस लॉस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे की अर्हता होने के आधार पर ही उनका चयन हुआ। चयन होने के साथ यदि एक ही विद्यालय में 2 अर्हता प्राप्त लोगों को भेज दिया गया तो उनमें से जिसका सुपर ग्रेड होगा, जिसकी अर्हता दूसरे से अधिक होगी, प्रायोरिटी के आधार पे उनको लीगल राइट मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आपके बच्चे के पास एलिजिबिलिटी है, उनके लीगल राइट हैं और डिपार्टमेंट द्वारा ये अनियमितता की गई है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप याचिका प्रस्तुत करते हुए अपने बच्चे के नियमित योगदान दिए जाने के उपशम को प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देवेंद्र मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। शिवानी जी, अगला प्रश्न आपसे है। वैवाहिक पृथक्करण और तलाक में क्या अंतर है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में किस तरीके के अंतर हैं और क्या है, इसको मैं और इलैबोरेट करके बताना चाहूँगी। जो हमारा डाइवोर्स का पिटिशन होता है वो हम तभी फाइल कर सकते हैं जब हमारी शादी को, किसी भी कपल की शादी को 1 साल से ज़्यादा हो जाता है। जब तक उन दोनों ने एक दूसरे के साथ 1 साल का वक्त ना बिताया हो, वो कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन के केस में किसी भी तरीके का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। किसी भी टाइम शादी के बाद 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद किसी भी कपल को ऐसा लगता है कि हम कंपैटिबल नहीं हैं और हमको कुछ टाइम पीरियड अलग रहने की ज़रूरत है, उस केस में वो जुडिशियल सेपरेशन का पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 10। सबसे पहले क्या होता है कि डाइवोर्स में हमारी मैरिज का टर्मिनेशन होता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज टर्मिनेशन नहीं होता है। सिर्फ टाइम पीरियड को, एक कपल को टाइम दिया जाता है एक दूसरे को और बेहतर समझने के लिए। दूसरी बात मैंने बात करी कि जब डाइवोर्स पिटिशन फाइल होता है तो जनरली लोग एलिमनी और मेंटेनेंस की भी बात करते हैं। डाइवोर्स में ये चीज़ इसलिए करी जाती है क्योंकि कपल इज सेपरेटिंग फॉर द लाइफ, वो आगे के सारे समय के लिए अब कभी भी साथ नहीं रहने वाले होते हैं। तो वाइफ हस्बैंड से अपने लाइवलीहुड के लिए एलिमनी और मेंटेनेंस क्लेम करती है अगर उसके पास किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। वो एलिमनी और मेंटेनेंस जुडिशियल सेपरेशन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे मैरिज टर्मिनेशन नहीं हो रहा होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की कस्टडी की, डाइवोर्स के केस में हम चाइल्ड कस्टडी का भी राइट क्लेम करते हैं अगर फादर ये चाहता है कि वो बच्चा, क्योंकि दोनों का ही इक्वल राइट होता है, अगर वो चाहता है कि बच्चा हमारे साथ रहे तो वो कस्टडी चाइल्ड की क्लेम कर सकता है। और सेम अगर हम जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन में चाइल्ड कस्टडी का कोई भी बात ही नहीं होती क्योंकि वहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हो रहा होता है मैरिज का। बेसिक दोनों में जो है वो टर्मिनेशन ऑफ मैरिज है, जो कि डाइवोर्स में मैरिज टर्मिनेट होती है और जुडिशियल सेपरेशन में अगर 1 साल बाद कपल को ये नहीं लगता है कि वो अभी भी साथ रहने के लिए नहीं तैयार हैं, तब वो जुडिशियल सेपरेशन एक स्टेज पहले होती है डाइवोर्स से, तब वो डाइवोर्स के अंडर पिटिशन दाखिल करते हैं और उसके बाद ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। उसके बाद डाइवोर्स
मैरिज परमानेंटली क्लोज हो जाती है हमारी डाइवोर्स के केस में, लेकिन ऐसा जुडिशियल सेपरेशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन एक सिंगल स्टेज के थ्रू जाता है और शिवानी, डाइवोर्स। मैं आपको यहाँ पर रोकना जी, चाहूंगी। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हुए हैं फतेहपुर से। सुरेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम ऐसा था, मैंने एक फरवरी के महीने में बाइक फाइनेंस कराई थी जी। तो मैम उसका लगातार किस्तें जाती रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर के महीने में क्या हुआ मैम कि जिस दिन उनका ऑटो कट लगना था वो उन्होंने संडे पड़ गया था जी, तो किसी वजह से उनका ऑटो कट नहीं लग पाया मैडम। अब उसके बाद भी मेरे पैसे पेमेंट पड़ी रही अकाउंट में जी, और ये कहा गया कि आपका ऑटो कट नहीं लगा तो आप पे पेनल्टी लगेगी। मेरे पे पेनल्टी लगा के उन्होंने ले लिया किस्त जी। और इसके बाद मैडम लगातार किस्तें जाती रही। उन्होंने कह दिया कि अगर आप नहीं दोगे पेनल्टी तो आपको एनओसी दे देंगे। जी। तो आज तक लेने के बाद ना तो एनओसी दिया और ना मैडम मतलब उन्होंने वो दिया। मेरे से पेनल्टी देने के बाद भी एनओसी नहीं दिया आज तक गाड़ी का मेरे को। जी। तो क्या हो सकता है मैडम इस सुरेंद्र मामले में? सुरेंद्र जी, आपको एक लीगल नोटिस देनी चाहिए जो फाइनेंस कंपनी है उनको कि आपके द्वारा जो समयानुसार किस्तें अदा की गई हैं उन किस्तों का पूरा विवरण उनके पास अंकित होगा। आपको एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र उनको देना चाहिए लोन के क्लियरेंस के संबंध में। यदि वो नहीं देते हैं तो आपको एक लीगल नोटिस उनको देना चाहिए। लीगल नोटिस देने के बाद भी यदि उनके द्वारा आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है तो आप उनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में परिवाद प्रस्तुत करने के साथ अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और बोर्ड के जो डायरेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर फोरम के केसेस भी बहुत जल्दी निस्तारित हो रहे हैं। तो आप उनके द्वारा जो भी इंश्योरेंस कंपनी या जो आपके फाइनेंस कंपनी या कोई भी ऐसा जिससे आपने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लिया था और वो आपको अब अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में अनियमितता कर रहे हैं या मना कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ परिवाद प्रस्तुत करते हुए कोर्ट से डायरेक्टिव्स करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक लीगल नोटिस देनी चाहिए। उस लीगल नोटिस देने से हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। सुरेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बैंगलोर से विजय जुड़ चुके हैं। विजय, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी विजय जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ देखिए, मैंने मेरी एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए एक इंजीनियर को दी है जी। तो वो उसका वकील और मेरा वकील ये तीनों की मिली भगत से और जज के नाइंसाफी से वो प्रॉपर्टी अभी भी मेरे हाथ पे वापस नहीं आई है। मुझे ये कहना है कि बहुत से जो उसमें जो रिकॉर्ड है या प्रूफ है या पॉइंट्स है ना मेरे वकील ने जज के सामने लाई या जज ने भी कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट रहते हुए भी उसको मनी सूट डिक्लेयर कर दिया है। अब मुझे वो जज को जेल भेजना है, वो कैसे दूंगा मैं? देखिए, आपका कोई भी विवाद न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है, यानी जुडिशियल प्रोसेस से वो आगे कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको उस जुडिशियल प्रोसेस में विश्वास करना चाहिए। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आपके एडवोकेट ने, जिस बिल्डर ने डेवलपमेंट किया उसने और उसके एडवोकेट ने यदि कोई कॉन्स्पिरेसी करते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट था आपके और उनके बीच में डेवलपमेंट का, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं माना है या कंसील किया है, तब भी आपको लीगल प्रोसीडिंग्स करने के राइट हैं। आपने यदि प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स कोर्ट के समक्ष नहीं की हैं तो आपको रिलीफ सामान्यतः प्राप्त नहीं हो सकता है। आपका जो एग्रीमेंट है डेवलपमेंट करने का, उस एग्रीमेंट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते थे। आपको सिविल प्रोसेस में कोर्ट से मैंडेटरी इंजंक्शन का डायरेक्टिव्स लेना चाहिए, यानी कोर्ट ये आदेश कर सकती है कि जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को निर्माण करने वाला या विकास करने वाला जो भी अथॉरिटी है वो उसको पूर्ण करे। आपने मनी सूट के रूप में, यानी मनी रिकवरी सूट के रूप में यदि कोर्ट के किसी आदेश से आपके केस को चेंज कर दिया गया तो निश्चित रूप से आपके केस में जो कंटेंट्स लिखे गए होंगे वो कंटेंट्स डिफरेंट होंगे। आपको अपना वाद पत्र ध्यान से अवलोकित यानी पढ़ना चाहिए और उसमें जो कंटेंट्स हैं उसको आपके एग्रीमेंट के कंटेंट से मैच करना चाहिए। यदि दोनों समान हैं तो फिर आपको रिलीफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग न्यायालय के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। न्यायालय ने यदि कोई अनियमितता या कोई तथ्य का अनदेखा कर भी दिया है न्यायालय द्वारा, तो आप उसके अपर कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ रिवीजन या अपील में जा सकते हैं, जहां से आपको लीगल रिलीफ मिल जाएगा।
विजय जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं कानपुर से। अजय, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ मोहन बिहार से जुड़ चुके हैं। मोहन जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोर्ट कचहरी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। शिवानी जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। जी, मैं आपको बता रही थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्स एंड द जुडिशियल सेपरेशन। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कोट कर दिए हैं। जनरली जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर विद द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। इसीलिए मैंने जुडिशियल सेपरेशन को डाइवोर्स से ज़्यादा एक्सप्लेन करा है, बिकॉज पीपल रादर गोइंग फॉर जुडिशियल सेपरेशन दे डायरेक्टली गो फॉर डाइवोर्स पिटिशन। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डाइवोर्स पिटिशन एंड लाइक एक परमानेंट सेपरेशन से मैं लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी, बिफोर गोइंग फॉर द जुडिशियल सेपरेशन काइंडली अपने लीगल काउंसिल से कंसल्ट करके आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करें और इसके बेनिफिट्स और को ध्यान देते हुए आप डाइवोर्स से बचने का थोड़ा सा ध्यान दें और जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए शिवानी जी। हमारे साथ अजय कानपुर से जुड़ चुके हैं। अजय जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी, हमें ये नमस्ते सर, हमें ये कहना है। जी, हेलो जी अजय, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हम एक सीनियर सिटीजन है जी, और हमने अपनी मिसेज के नाम से LIC की वय वंदना पॉलिसी ली थी। मिसेज भी सीनियर सिटीजन है, तो उसका 1,62,162 रुपए का चेक दिया था और चेक जमा करने के बाद जो प्रीमियम रसीद काटी गई थी उसमें हमारे फार्म में भरे हुए पते के हिसाब से उन्होंने पता मतलब 100 नंबर मकान 100 नंबर गलत भर दिया और पिन कोड 1 की बजाय 21 भर दिया। इस तरीके से हमारा मतलब 76/122 की जगह 76/22 भर दिया। हमने उसी समय कहा, जब प्रीमियम का प्रिंट उन्होंने दिया, हमने कहा ये हमारा एड्रेस गलत है। 10 साल बाद मरने के बाद इस पैसे को जो नामनी लेगा उसको ये पैसा मिलने में बहुत कठिनाई होगी, आप इसको तुरंत सही कर दीजिए उसी तारीख को। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये सही नहीं होगा और बॉन्ड में सही कर देंगे। इसके बाद उन्होंने बॉन्ड में भी वही सब गलत पता भर दिया और इस तरीके से हम बड़े टेंशन में आ गए। उन्होंने 1,000 रुपए मिलता है इसमें, पहली किस्त 1,000 की भेजी। हमने कहा ये आप, फिर हमने संपर्क किया, हमने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, मैं तो पॉलिसी आपको बंद करके करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो गलत एड्रेस पर होगा तो नामनी को ये पैसा मिलने में कठिनाई होगी। लेकिन उन्होंने लगातार 3 महीने तक हमारे केस में कोई कार्रवाई नहीं की, 1,000 रुपए देते रहे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 1,000 3 बार दिया, उसको काट लिया 1,62,000 जो हमने दिया था। अब इसमें 2 चीजें, एक तो हमारा जो इतना पैसे का ब्याज अगर बैंक में होता तो हमारे इतना पैसा मिलता, हमें 2 तरफा नुकसान हुआ। किस्तें भी काट ली जी और 1,62,000 में 1,59,000 3 साढ़े 3,000 और काट लिया। अब हम बहुत परेशान है कि ये आप तो चाहते क्या है? देखिए, आप उपभोक्ता फोरम अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के समक्ष जो अधिनियम है उसके अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, यानी जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसमें किसी भी तरह की अनियमितता, चाहे उन्होंने एड्रेस आपका गलत उसमें दर्ज कर दिया हो, चाहे अमाउंट आपका जो भी अमाउंट था उसको फॉरफिट कर लिया हो, चाहे आपका इंटरेस्ट आपको ना दिया हो, ये सारे उस इशूज़ उपभोक्ता फोरम की जो वैधानिक प्रक्रिया उसकी परिधि में आते हैं। आप निश्चित रूप से एक परिवाद प्रस्तुत करिए, आपको न्यायालय द्वारा रिलीफ प्राप्त होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुन्ना लाल झांसी से जुड़ चुके हैं। मुन्ना लाल जी, अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। मुन्ना लाल जी, अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ गोपाल रीवा से जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं स्वतंत्र घोषणा के लिए जो है आवेदन करना चाहता हूँ जी, जिसमें हमारी 2 सिस्टर है और एक मैं हूँ। मैं 2 भाइयों के विरुद्ध चाहता हूँ। आपका गोपाल जी प्रश्न क्या है? प्रश्न को स्पष्ट करिए पुनः। मैं स्वतंत्र घोषणा के संबंध में आवेदन करना चाहता हूँ सिविल कोर्ट में जी। तो
तो उसमें ये चाहता हूँ कि मेरी 2 सिस्टर हैं, तो सिस्टर और मैं दोनों तीनों मिल करके एक साथ कर सकते हैं कि पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा? देखिए, आपका अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम है तो आप तीनों लोग एक साथ वादी के रूप में प्रतिवादी के खिलाफ वाद योजित कर सकते हैं। यदि आपका कॉज ऑफ एक्शन, आपके कंटेंट्स ऑफ द केस, आपका रिलीफ डिफरेंट है तो तीनों लोगों को अलग अलग सेपरेट सूट फाइल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीपीसी। मैंने पुनः आपको ये बताना उचित समझा कि यदि आप सभी का उद्देश्य एक है, जो केस के फैक्ट हैं वो एक है और आपका रिलीफ भी एक है, तो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष आप एक ही वाद में तीनों लोग वादी बनते हुए प्रतिवादी गण के खिलाफ वाद योजित करते हुए रिलीफ को प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमर मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमर जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अमर जी, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ सके। वॉल्यूम कम है मैडम। जी, प्रश्न पूछिए। शादी की है मैडम जी। अमर जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है हम तक। हाँ, अभी आया? जी जी, प्रश्न पूछिए। बहुत जो है लड़की में है जी, उसका केस चल रहा था जी, तो उधर से जो है वो केस किए और वकील हमारे तरफ से किया गया था और 1.5 लाख उसको चेक दे दिया गया जी। अब वो 1.5 लाख चेक के पीछे पड़ी हुई है, खुद केस फाइल की है जी। हाँ, तो उसके लिए क्या किया जाए मैडम? प्रश्न आपका और स्पष्ट करें क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही, जिससे आपके प्रश्न का उचित उत्तर दे पाना संभव नहीं है। आपसे अनुरोध है प्रश्न पुनः करें। हेलो अमर जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ इसी बीच उमेश गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी जी जी, हेलो जी। उमेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। उमेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, ये सर ये हम जो है सीनियर सिटीजन हैं, हमको जो है वो हार्ट अटैक किया था, डॉक्टर ने जो है गलत दवा चला दी और फिर से जो है ब्लॉकेज हमको हो गया, जो है 6 महीने के अंदर ही जो है जी। तो ये फिर हम मतलब हमारा 3-4 लाख रुपया खर्चा कराया और फिर परेशानी वही की वही रह गई, फिर ब्लॉकेज हो गया जी। तो हम फिर दिल्ली से दवा कराए तो वहाँ से ठीक हो गया है, तो क्या वो फोरम में उनके खिलाफ केस हो सकता है? जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के प्रतिपादित सिद्धांत हैं, उसके अनुसार आपके साथ यदि अब किसी डॉक्टर द्वारा कोई ऐसी अनियमितता की गई है जिससे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है तो आप उस घटनाक्रम के खिलाफ भी उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं और जो आपके डैमेजेस, जो आपकी क्षति, जो आपके नुकसानात हुए हैं उनके लिए आप रिलीफ सीख कर सकते हैं। तो कोर्ट के जो परिधि में जितना भी क्षेत्राधिकार है विवाद के सुनने का उपभोक्ता फोरम को, उसके अंतर्गत अब डॉक्टर्स के खिलाफ भी जो कंप्लेंट है वो आप दर्ज करा सकते हैं और उससे पहले आपको जो IMA है जहां पर हर डॉक्टर की एसोसिएशन है, रजिस्ट्रेशन है, वहां पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड डाक से भेज देना चाहिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिव कानपुर से जुड़ चुके हैं। शिव जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैडम जी, एक हमने व्यापारी से 93 लाख का माल लिया जी। हाँ मैडम जी, मैं 93 लाख का माल खरीदा उस पार्टी से जी। और इसके बाद मैडम जी मैंने उसको 93 लाख का 1,11 लाख रुपया उसको दे दिया मैंने जी, जो हमने बैंक द्वारा RTGS किया है और इसके बाद में उसका मुंशी हमसे ले लिया था, बहुत पर्ची कैश जमा किया 30 लाख रुपए। इसके बाद मैडम जी कुछ पार्टी जब मेरा 22-23 लाख रुपए एडवांस हो गया, मैं पैसे मांगने लगा तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा डायल लिखवा दिया जी।
शिव जी अपना प्रश्न पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। और जिस तरीके से आज वकील साहब ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया घरेलू हिंसा को लेकर, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। शिवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल वकील आपका भी इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का मिशन रोजगार। रोजगार पर फुल एक्शन में यूपी सरकार। योगी राज में आई नौकरियों की बहार। अलग अलग विभागों में भर्ती की भरमार। यूपी में 4 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने के बाद रोजगार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, जिसके तहत मार्च 2021 तक यूपी में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य है। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। रोजगार देने वाले प्रदेशों में यूपी सबसे आगे है। योगी सरकार में जिन विभागों में नौकरियां दी गईं, उनमें गृह एवं पुलिस विभाग में 1,37,253, बेसिक शिक्षा विभाग में 85,983, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000, उच्च शिक्षा में 4,615, तकनीकी शिक्षा में 365, चिकित्सा शिक्षा में 1,112, स्वास्थ्य मिशन में 28,622, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में 8,556, ऊर्जा विभाग में 6,446, यूपीएससी में 26,103 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यूपी सरकार युवाओं को सिर्फ रोजगार देने तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा से भरे युवा लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ सीएम का संवाद करना भी रोजगार की दिशा में एक नया कदम है। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी, जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोग के लिए किया, ऐसे वो आगे नई नई वैकेंसियां निकालते रहें। सरकार ने जो भर्ती निकाली थी उसमें हुआ है। हमें ज्वाइनिंग लेटर 5 दिसंबर 2020 को दिया है। हम लोगों ने जो है 7 दिसंबर को ज्वाइन किया है। सरकार की इस नीति से हम लोग बहुत खुश हैं। यूपी सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 23 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 12 नवंबर 2020 को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 1,438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में योगी सरकार है तो नौकरियों की बहार है। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों